नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजी अभ्यास में। जो भी साथी आज हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं लेकर हाजिर हूँ सामान्य विज्ञान का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए चारों विकल्प में, ये आपका हो जाएगा विटामिन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? अर्थात मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह प्रोटीन मानव के बाल, नाखून के अलावा ऊन में भी पाया जाता है, जानवरों का जो खुर होता है खुर में भी पाया जाता है, और जो सींग होता है सींग में भी पाया जाता है। और इस प्रोटीन का नाम है क्रिएटिन। हाँ दोस्तों, इस प्रोटीन का नाम है क्रिएटिन प्रोटीन। तो ध्यान रखेंगे कि क्रिएटिन प्रोटीन मानव के बाल, नाखून के अलावा ऊन, खुर और सींग में भी पाया जाता है। यहीं पे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, एक और चीज़ होता है बीटा कैरोटीन। याद रखेंगे, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है यह विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि विटामिन ए बनने की प्रक्रिया के ठीक पहले जो बनता है वो होता है बीटा कैरोटीन, और यह पाया जाता है गाजर या कैरेट में। अर्थात कभी ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ ले कि विटामिन ए का संबंध किससे है, तो बीटा कैरोटीन याद रखेंगे। बीटा कैरोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैरेट में। ठीक है, तो कैरोटीन और क्रिएटिन में अंतर आप थोड़ा सा जान रखिएगा। ठीक है, अगला है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताइए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि भोपाल गैस त्रासदी था क्या। तो ये आपका 2 से 3 दिसंबर को आपका ये घटना घटी थी भोपाल में। ठीक है, 1984 में घटी थी। यहाँ पे क्या था, यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री था जो पेस्टिसाइड बनाता था। वहाँ पर एक गैस का रिसाव हो गया था मध्य रात्रि में, और वहाँ पे तकरीबन 2500 लोग इसके चपेट में आके अपने प्राणों की मतलब उनके प्राण चले गए। ठीक है, तो उस गैस का नाम पूछता है, उस गैस का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिक। याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट, विकल्प सी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान रखेंगे। इसी को कभी कभी मिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें? उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो दाल होता है पल्स, ये दाल क्या होता है, प्रोटीन का बहुत ही उत्तम स्रोत होता है। जिससे छोटे बच्चों को अक्सर रिकमेंड किया जाता है कि उन्हें दाल का पानी पिलाइए, छोटे बच्चों को जो नवजात शिशु होते हैं, क्योंकि उनके वृद्धि विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहते हैं। प्रोटीन जो होता है मांसपेशियों को बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ तो जो चारों विकल्प दिए गए हैं इनमें बात करेंगे अगर उड़द की, अरहर की और मटर की, तो इनमें तकरीबन लगभग 22 से 25% के आसपास आपका प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो सबसे अधिक पाया जाता है इसमें, ये आपका हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 38 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। ये बहुत ही उत्तम स्रोत होता है, बहुत ही अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपको बता दें कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है स्पाइरुलिना में। स्पाइरुलिना एक शैवाल होता है। स्पाइरुलिना एक शैवाल होता है। इस शैवाल में तकरीबन 75% प्रोटीन पाई जाती है। और इसको ध्यान रखेंगे, जो स्पेसशिप में लोग जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री ऊपर में, वो अंतरिक्ष यात्री इस स्पाइरुलिना को लेके जाते हैं, वहाँ पे उसको खाते हैं अंतरिक्ष में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? अर्थात सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किन में पाई जाती है? विकल्प में दिया है बैक्टीरिया, फंजाई या कवक, पौधे या पशु। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, शैवाल, ठीक है, ये पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। जैसे आपको बता दूं
मैं पादप और जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर बता देता हूँ। ठीक है, ये पादप है, ये जंतु है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण अंतर ध्यान रखेंगे। पहला अंतर क्या है कि इसमें सेलुलोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के सामने आ जाएगा कि सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति किसके सेल में पाई जाती है, तो ये पौधों में पाई जाती है। अब पौधों में ये भी ध्यान रखेंगे, जो शैवाल होता है वो भी यहीं पे आ जाता है। शैवाल जो होता है ये आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि ये फंजाई नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन होता है फंजाई में और शैवाल में कि फंजाई क्या होता है, शैवाल क्या होता है। तो पौधे हुए, ये आपका शैवाल हुआ, तो ये दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा अगर दिया रहेगा सवाल तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है, अर्थात किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछा है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए विकल्प में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कि जो गुर्दे की सबसे छोटी निस्पंदन इकाई होती है ये होती है नेफ्रॉन। इसको याद रखेंगे। यहीं पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ, न्यूरॉन जो होता है ये आपका जो मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा इकाई होता है। जैसे हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। इसी प्रकार गुर्दे का नेफ्रॉन हो जाता है, मस्तिष्क का न्यूरॉन हो जाता है। और गुर्दे का जो अध्ययन होता है, गुर्दा या उससे संबंधित जिसका हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और मस्तिष्क अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। जो गुर्दे का विशेषज्ञ, गुर्दे का डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और यहीं पे इसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, जो मस्तिष्क का डॉक्टर होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। अर्थात सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रोटीन। इसी के विपरीत जो आपके हार्मोन होते हैं, हार्मोन आपके वसा भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके जो है प्रोटीन भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन जो एंजाइम्स होता है अगर कोई एंजाइम है तो वो प्रोटीन ही होगा हमेशा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। ये तथ्यात्मक है, इसको रट लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखेंगे। अगला है, सैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं किसके, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के या हाइड्रोजन के। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसको अगर झल देते हैं ना तो उसमें से गैस निकलता है। ठीक है, तो जो गैस के बुलबुले होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, सोडा में, शैंपेन में, किसके बुलबुले होते हैं, एक्चुअली वो होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है दोस्तों, नहीं किया जा सकता ये पूछ रहा है। रोगाणुनाशक, खाद्य परिरक्षक, शुष्कन कारक, निर्जलीकरण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कि खाद्य परिरक्षक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। जो दिया सलाई उद्योग होता है यानी कि माचिस उद्योग जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध भाषा में, तो माचिस उद्योग की बात करेंगे तो हम लोगों ने माचिस की डिबिया देखी होगी। माचिस की डिबिया पे देखेंगे दोनों साइड किनारों पे लाल रंग का फास्फोरस का लेप लगाया जाता है, जिसपे रगड़ कर हम लोग माचिस की तीली को जलाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन सा फास्फोरस होता है। तो दोस्तों निसंकोच ये आपका होता है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, इसको याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है ये। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि फेरोमोन्स सामान्यता उत्पन्न किया जाता है, विकल्प में दिया है पक्षियों के द्वारा, सांपों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा या कीटों के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि फेरोमोन्स क्या होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है गैस अवस्था में। इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल कीट होता है ये हार्मोन निकाल के मेल कीट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ।
ठीक है, यानी कि ये आकर्षण के लिए, इसका जो उद्देश्य होता है फेरामोन्स का, ये होता है आकर्षण या अपना बचाव किसी हमले से। तो ये निकलता है, कीटों के द्वारा निकाला जाता है फेरामोन्स। इसको जरा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत लजीज है। निम्न में से कौन शक्ति और खाद दोनों दे सकता है? शक्ति का मतलब है यहाँ पे आपका ऊर्जा, और अगर खाद की बात करेंगे, खाद का मतलब है आपका फर्टिलाइजर, उर्वरक। ठीक है, यानी कि जो नीचे दिए गए 4 युक्तियां हैं विकल्प में, नाभिकीय संयंत्र, तापीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र में कौन सा ऐसा है जो ऊर्जा के साथ साथ हमें फर्टिलाइजर भी दे सकता है? तो निसंकोच आपका रुझान जिस विकल्प की तरफ जाएगा वो है आपका सही जवाब, बायोगैस संयंत्र। एक्चुअली होता क्या है कि बायोगैस और गोबर गैस एक ही समझिए इसको। ठीक है, इसमें टैंक में क्या होता है, गोबर वगैरह भरते हैं और वहां से ज्वलनशील गैस निकलती है जिसको पाइप के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, और इस गोबर गैस या बायोगैस में जो मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वो होता है आपका CH4 मीथेन होती है। तो यहाँ पर जब टैंक को खाली करते हैं तो वहाँ से जो गोबर के अवशेष निकलते हैं उनको खेत खलिहानों में डाल देते हैं, तो वह खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका। ठीक है, तो वहाँ पे वो खाद के रूप में काम आता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। निम्न में कौन सी बायोडीजल की फसल है? ये कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, टेट वगैरह में तो कई बार आ चुका है, अब अन्य परीक्षाओं में भी आ चुका है। बायोडीजल का मतलब है कि जब डीजल हम किसी लिविंग से प्राप्त करते हैं तो उसको बायोडीजल कहते हैं। जैसे कुछ पौधे, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी बुआई या जिनको उपजाया भी जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में। तो यहाँ पे जो आपका एक विकल्प दिया है जेट्रोफा, तो जेट्रोफा इज द राइट आंसर। जेट्रोफा के अलावा कुछ बायोडीजल और याद रखेंगे जो प्लांट हैं। एक होता है आपका जोजोबा, इसको भी याद रखना है, ये भी बायोडीजल देने वाले प्लांट हैं। इसी प्रकार USA वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पर मक्का, भुट्टा जो हम खाते हैं यहाँ पे, मक्का और सोयाबीन से भी क्या होता है, वहाँ पे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है विकसित देशों में। ठीक है, तो जोजोबा, जट्रोफा, मक्का और सोयाबीन, ये आदि आप इसको याद रखेंगे कि ये सब बायोडीजल देने वाली फसलें होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है एल्यूमिनियम, तांबा, सिलिकॉन या चांदी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनके किस खोज के लिए, किस सिद्धांत के लिए? पहला है सापेक्षता का सिद्धांत, ब्राउनी गति के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए या ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए? तो इसको याद रखेंगे, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, CFL का पूर्ण रूप है, CFL का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो चारों विकल्प को आप गौर से देखिए और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तथ्यात्मक, इसको रट लीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प A, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैंने बताया था क्लास वगैरह में भी, कार की बैटरी में जो दुनिया के 3 सबसे तीव्रतम अम्ल होते हैं उनमें से एक का प्रयोग किया जाता है, और ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल दुनिया के 3 तीव्रतम अम्लों में से एक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इतना तेज होता है कि यदि आपके हाथ पे गिरा दिया जाए तो आपके हाथ के नीचे से निकल जाता है अगर एक बूंद गिरा दिया जाए, और यह वाटर लविंग होता है, पानी को अपने तरफ खींचता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं एक गंधक या सल्फर युक्त पदार्थ। दिए गए विकल्प में ध्यान से देखेंगे तो विकल्प ए दिया है सल्फोनिक अम्ल, विकल्प बी दिया है सल्फेनिक अम्ल। दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सल्फर युक्त आपका जो यौगिक है, अम्ल है, ये है आपका सल्फोनिक अम्ल के कारण हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम प्याज के छिलके उतारते हैं या प्याज को काटते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग
न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, नियोप्रीन का, या गट्टा पर्चा का? तो दोस्तों यहाँ पर जो इस समय मार्केट में एक बर्तन आ रहा है कि जिसमें चिपकता नहीं, ब्लैक कलर का होता है, तो उसमें एक लेप होता है एक पदार्थ का, उस पदार्थ का नाम है टेफ्लॉन। इसको याद रखेंगे, बहुत ही लजीज प्रश्न है ये। ठीक है, अगला है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए। क्या कार्य होता है हीमोग्लोबिन का? तो कार्य यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लौह को उपयोगी बनाना। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन एक रंगीन या क्रोमोप्रोटीन होता है जिसमें लौह धातु पाया जाता है, लौह यानी कि आयरन पाया जाता है, Fe आयरन पाया जाता है। और इसका जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि रक्त में या उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है या ऑक्सीजन कैरियर होता है या हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इनको प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है, जिसके कारण प्रत्येक कोशिकाओं में सेलुलर रेस्पिरेशन हो पाता है, कोशिकीय श्वसन हो पाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे एटीपी बनता है। फिर इसी प्रक्रिया के बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत घर भी कहते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का, ये आपका हो जाएगा कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है। कभी कभी नोटिस कीजिए, जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, हमको एनीमिया हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सीढ़ी चढ़ो उतरो या थोड़ा सा काम करो तो आदमी की सांस फूलने लगता है। तो सांस क्यों फूलता है भाई? जब शरीर में रक्त कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन ठीक से नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो थोड़ा सा कार्य आप करेंगे तो आप थक जाएंगे, आपका दम घुटने लगता है, सांस फूलने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सीएनजी। सीएनजी क्या भाई साहब? सीएनजी क्या होता है आपका? ये होता है यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी याद रखिए कि सीएनजी वाहनों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका एक ईंधन होता है जो टेम्पो वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे कार वगैरह भी चलती हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पुराने वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, और ये सारे पीसीएस के सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? जैसे हमारा जो घुटना होता है, घुटना देखिए हम लोग कैसे मोड़ते हैं उसको, आप खुद सोचिए, अगर जहाँ पे ज्वाइंट है, जहाँ पर वो ज्वाइंट है और उस ज्वाइंट में अगर लिसलिसा पदार्थ या गीला पदार्थ ना हो तो क्या घुटना हम लोग आसानी से मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे। वहाँ पे क्रिस्टलीय रूप में यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण घुटना मुड़ने में कठिनाई होती है और गठिया रोग हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, या सुंदर होता है, खराब रोशनी भी दिखाई देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, आपका विकल्प ए सही होगा। दिन में भी आप ट्रैफिक लाइट अच्छे से देख सको, दिन के उजाले में भी आपको लाल रंग का जो ट्रैफिक लाइट है वो आपको दिख सके, तो इसमें आपका लाल रंग इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वह अधिक होती है, तो दिन के उजाले में भी हमको लाल रंग आसानी से दिख जाता है। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव हमारे शरीर के किस अंग पर पड़ता है? आंत पर, हृदय पर, फेफड़े पर, या गुर्दे पर? भैया देखो, गुर्दे का काम ऐसा है कि इसको छानना है, बस गुर्दे का काम होता है छानना, अर्थात शोधन का कार्य होता है। ठीक है, यह शोधन करके मूत्र का निर्माण भी करता है, इसको ध्यान रखेंगे। हमारे रक्त को भी ये प्योरीफाई करता है, इसको छानने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर लंबे समय तक हम लोग उपवास रखें तो हमारा जो गुर्दा है वह इससे दुष्प्रभावित होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट जो होता है उसमें निम्नलिखित में से किसकी उनमें से निम्नलिखित में से किसका किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, इसमें एक विकल्प आप चेंज कर लीजिएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, अलग से याद रखेंगे, और रक्त तरंगे, इसी को इंफ्रारेड कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। दिए गए चारों विकल्प में आप मत जाइएगा,
यहाँ पर एक अलग से विकल्प आप ध्यान रखिए, अवरक्त तरंगे, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या है। आप अगर दो शीशे आमने सामने रख दीजिए, समतल दर्पण है, उनके बीच में कोई वस्तु रख दीजिए, आप झुक के देखिएगा तो आपको अनगिनत दिखाई देंगे उस वस्तु के प्रतिबिंब की बात अगर करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनंत, अर्थात समतल दर्पण के बीच रखे किसी ऑब्जेक्ट का अनंत प्रतिबिंब बनता है। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ये भी बड़ा लजीज प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है, अर्थात कृत्रिम वर्षण कराने के लिए दिए गए चारों विकल्प में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। विकल्प में दिया है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक आयोडाइड। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है और एक कैरेट बराबर कितना होता है, ये 200 मिलीग्राम होता है। इसको रट लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। 200 मिलीग्राम है, ध्यान दीजिएगा, ग्राम नहीं है। निकट दृष्टि दोष की मुक्ति के लिए हम लोग कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, निकट और आपका दूर दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष से लगता है कि हमको निकट का नहीं दिखता है, जबकि होता उल्टा है। यहाँ पर हमको दूर का नहीं दिखता है, निकट का दिखता है। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको निकट का दिखता है, सॉरी दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसका जो चश्मा लगता है जिसको, वो चश्मा दूर दृष्टि दोष में लगता है आपका उत्तल लेंस का चश्मा, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ पर लगता है अवतल लेंस का। अब इसको याद कैसे करें, इसको याद ऐसे करें कि दूर में ऊ की मात्रा है और उत्तल में ऊ की मात्रा है, बस ऐसे याद रख लीजिए इसको कि दूर उत्तल तो निकट बच्चा अपने आप उत्तल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अगर चलें तो निकट दृष्टि दोष में अगर हम कौन सा चश्मा पहनेंगे, कौन से ग्लास का चश्मा पहनेंगे, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस का हम लोग जो है चश्मा लगाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि, यहाँ पर सुनने की बात कर रहा है। तो दिए गए चारों विकल्प की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो चारों विकल्प में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी विकल्प, क्योंकि चंद्रमा की अगर बात करेंगे तो चंद्रमा पर कोई वातावरण, कोई पर्यावरण नहीं है। वहाँ पर ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम वहाँ है ही नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जो ध्वनि होता है, ध्वनि तरंगों को बहने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में क्या होता है, हम लोग अगर बातें करें तो एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते, क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको बहने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों को प्रसारित करने के लिए कोई माध्यम नहीं होता है। इसलिए चंद्रमा पर या निर्वात में हम एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ध्वनि प्रसारित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो भी साथी आज चैनल पर नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।